क्या आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग देश आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं? जब युद्ध हो, आर्थिक संकट आए या पर्यावरण को खतरा हो, तब दुनिया को कौन संभालता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन को आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन दुनिया की राजनीति में क्या भूमिका निभाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये आपके सामने है यूएन का लोगो। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा इसे। और इसके चारों तरफ क्या है, जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति की ओर संकेत करती हैं। देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें पूरे विश्व का नक्शा है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? एक ओर इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। या यूं कहें, यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति का के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है? यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये किसके शब्द हैं? डैग हैमरसोल्ट, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव हैं। और दूसरा कथन है, बदकही की चौपाल। ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, धनाधन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। यानी खून खराबे से बेहतर है हम बैठकर बातचीत करें। ये किसके शब्द हैं? शशि थरूर, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबको बेहतर जीवन स्थितियां मिल सके। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी जो ताप वृद्धि है और उसके प्रभावों का ही उदाहरण ले लें। और वर्तमान में हम इसका उदाहरण अभी जो महामारी आई थी जिसे आप पेंडेमिक कह रहे थे, क्या थी वो? कोरोना। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये ग्लोबल वार्मिंग का है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों को सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना तो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन उठाएगा? सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो? मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत हो जाएंगे कि उनकी इच्छ एक सेकंड। हाँ, इन बातों पर सभी देश एक साथ सहमत नहीं होते। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। शीत युद्ध का दौर आपको याद है ना? हम्म तो हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम लगाना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? और क्या यह संगठन अमेरिका सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, यानी ये कैसे धीरे धीरे आज के स्वरूप में आया है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। तो सबसे पहले क्या बना है? लीग ऑफ नेशंस। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, उसे न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल भी हुए। ये आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, उसके प्रमुख अंग है यहाँ पर। पहले सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी है। शोध और प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए शोध संस्थान, ठीक है। इसके बाद ये आम सभा है, यूएनजी, जनरल असेंबली, सचिवालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें लगभग इस चैप्टर का पूरा सार दिया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सहायक निकाय है,
जिसमें सैन्य समिति है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, पूर्व युगोस्लाविया रवांडा जिसमें थे, शांति संस्थापक अभियान और मिशन से संबंधित है। संबद्ध संगठन यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ एरोज से समझ पाएंगे कि कौन किसके लिए रिपोर्ट करता है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। तो सुरक्षा परिषद को देखिए कितने संगठन रिपोर्ट करते हैं, सहायक निकाय हैं, संबद्ध संगठन है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग में, द हेग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सचिवालय है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो रिपोर्टिंग है वो किसको है? सुरक्षा परिषद और किसके लिए? आम सभा में यानी जनरल असेंबली में। दूसरा सचिवालय है, सचिवालय की रिपोर्टिंग भी किसको है? आम सभा यानी यूएनजी। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है सचिवालय में। इसका प्रधान महासचिव इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की एक सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। इसके बाद अन्य इकाइयां भी होती हैं, आपने इनके नाम सुने होंगे। अन्य इकाइयां जैसे मानवाधिकार उच्चायोग का कार्यालय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय है, HIV और एड्स कार्यक्रम यानी आप देख सकते हैं। इसके बाद विशेष एजेंसियां हैं जो कि वित्तीय सहायता के बिना कैसे चलती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एग्जाम्पल्स हैं इसके विशेष एजेंसियों के। तो ILO है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप पढ़ चुके हैं, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU। इसके अलावा न्यायिकता परिषद है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिकता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम यानी ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित हो चुकी है। अब इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ संबंध संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी WTO, क्षेत्रीय आयोग है, आर्थिक आयोग है जो कि अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देश मिलकर बनाते हैं, और आर्थिक और सामाजिक आयोग है जो कि एशिया प्रशांत और एशिया पश्चिम एशिया से मिलकर बना है। इन सब की रिपोर्टिंग किसको है? आर्थिक और सामाजिक परिषद को। विशेष कार्यों के लिए आयोग भी है, मानवाधिकार है, मादक द्रव्य है, टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति, ये सब भी किसको रिपोर्ट करते हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद को। तो इस तरीके से हमने इस चार्ट को देखा है। यहाँ पर कार्यक्रम और कोष भी देख लीजिए। व्यापार एवं विकास सम्मेलन है जिसे अंकटाड कहा जाता है। पर्यावरण कार्यक्रम जिसे आप UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा विकास कार्यक्रम UNDP। बाल कोष यूनिसेफ है। जनसंख्या कोष UNFPA है। शरणार्थी उच्चायोग UNHCR है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP है। तो इस पर आप एक बार बुक से भी सही से इसको एनालाइज कीजिए। आपके काफी क्वेश्चंस तो यहीं से बन जाएंगे, 1 लाइनर MCQ। इस तरह से भी जैसे UPSC और UPPCS प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, और 12th में भी अब MCQ आने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या बना था? लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में से स्थापित किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि संगठन
विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। ये कब का डाटा है? 2011 का। 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। ध्यान दीजिएगा, 9वें हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग यानी यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयोग यूएनएचसीआर, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यानी यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी जिसे आप कहते हैं यूनेस्को। ये सब भी इसमें शामिल हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ में सुधार क्या क्या वो देखते हैं। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। ठीक है।
ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव अब तक रह चुके हैं, उनके बारे में है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद यानी सन 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी, उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थीं। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई हैं। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए, 1991 से जो बदलाव आए हैं वो क्या क्या हुए हैं। नंबर एक, सोवियत संघ बिखर गया, अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हैं। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जैसे जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, जलवायु में बदलाव और पर्यावरण की हानि जैसे महामारी जैसे मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, तो विश्व के सामने कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यावहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। देखते हैं क्या थी। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरा, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। तीसरा था, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाएं। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि एक नए सदस्य को नंबर 1, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है।
सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए? कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके? कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है? अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो, तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक-एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग-अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियां या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? चलिए, बड़ी समस्याएं हैं। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार यानी वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अनेकों का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने विशेषाधिकार निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी स्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य कैसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल-चूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। क्या कदम थे? शांति संस्थापक आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो,
जाए तो विश्व बिरादरी इसके उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। तीसरा था मानवाधिकार परिषद की स्थापना, जो कि 2006 के 19 जून से सक्रिय है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति, और हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र कोष का गठन और ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। ये समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं। ये आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित या संभव होगा? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यावहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। अब यहाँ भारत का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति के बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि यह तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और कभी भी अपने भुगतान से चूका चूका नहीं है।
भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। भारत चाहता है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न यानी वीटोधारी सदस्य बने। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, इनके साथ भारत के संबंध जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए, कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद साउथ अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। अच्छा, ये हमारे भारत का संदर्भ था। इससे पहले हम इसके पेज पर हम देखेंगे, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों एवं शांति निर्माण कार्यालयों का ये मानचित्र है। यानी कहाँ कहाँ पर है आप देख सकते हैं। माली में, पश्चिमी सहारा में, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ये सब पूरे वर्ल्ड का नक्शा है और इसमें आपको ये केंद्र दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया विश्व व्यापार संगठन WTO, इसके बारे में जरूर पढ़िए। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडलाइन पे आते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व कब बना था? 1991 के बाद, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंध रही थी कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिनिधि भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति है। कंपनी अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और उस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम कर रहा है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण, वीटो जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका
अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो, और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे। ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। तो ये था हमारा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसकी कार्यप्रणाली, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से अमेरिका का इसमें बोलबाला है। बहुत सारी बातें हमने इसमें जानी, और आगे भी इसी तरह की एनसीईआरटी के सभी तथ्यों के साथ कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है कबीरा एकेडमी के द्वारा। अगला वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर का होगा, तो आप लोग तब तक इस चैप्टर को तैयार करें, और हम लोग जल्दी ही हाजिर होंगे प्रश्नोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज्ञान को आप बांटने में सहायक हों। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।